Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing several issues under the main course of Human Values and Professional Ethics, here I am to discuss with you the ethical decision making model. Okay, सो लेट्स स्टार्ट। मतलब कि हम अभी तक इथिकल डिसीजन मेकिंग की हमने बात की, पिछले वीडियो में हम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे थे। अब ये कि अगर हमको डिसीजन लेना है तो उसका क्या कोई मॉडल हो सकता है, क्या कोई फ्रेमवर्क है अवेलेबल जिसको हम फॉलो करें तो हम बेहतर निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन एसीए ने हमको ये मॉडल दिया है। उन्होंने 7 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन एसीए कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको अप्लाई कीजिए। सॉरी हाँ। देन डिटरमाइन द नेचर एंड डिमेंशंस ऑफ द डायलेमा, यानी कि जो डायलेमा है, जो कॉम्प्लेक्स की सिचुएशन उपस्थित हो गई, जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, उसकी प्रकृति और जितने भी आयाम है उनको सुनिश्चित कीजिए, मतलब कोई छूट ना जाए। देन जनरेट पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन, तब हम लोग इस पर आएंगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये सोचना पड़ेगा कि कंसीडर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल ऑप्शंस एंड डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि पहले आपने पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन को जनरेट किया कि ये ऑप्शंस हम चुन सकते हैं। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि हर ऑप्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और उसके हिसाब से आप एक एक्शन चुनिए। और तब आप उसके बाद आप अपने जो भी आपने सेलेक्ट किया है कोर्स ऑफ एक्शन, उसकी जांच कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि वो कितना सटीक है। और तब आपको लगे कि सटीक है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ओके, तो शुरुआत करते हैं आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम से। तो जब हमारी जो समस्या है, सबसे पहले समस्या को समझना और चिन्हित करना जरूरी है। गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन दैट विल इल्यूमिनेट द सिचुएशन, जितनी ज्यादा सूचना आप इकट्ठी कर सकते हैं हमको कर लेनी चाहिए, जिससे जो समस्या है, जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो प्रकाशमान हो जाए, इल्यूमिनेट हो जाए, मतलब हम उसको बेहतर समझ सके। इन डूइंग सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एज स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। और ये करने में हमको देखना होगा कि हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहें, यानी हमारा सेल्फ सूचना को, समस्या को, परिस्थिति को प्रभावित ना करें, और हमको विशिष्ट भी बनना होगा। राइटिंग आइडियाज ऑन पेपर ऑफन हेल्प्स प्रोवाइड क्लैरिटी, कभी ये भी कभी कभी मदद करता है कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप पेपर पे लिखती चलिए, ताकि वो ओवरलैप ना हो, वो आपके सामने मतलब दिखने लगे, हार्ड कॉपी में आ जाए। और आउटलाइन दी फैक्ट्स सेपरेटिंग आउट एजम्पशंस, हाइपोथेसिस और सस्पिशंस, हमें फिर फैक्ट्स को आउटलाइन करना है और हमको देखना है कि कौन से एजम्पशन, हाइपोथेसिस या सस्पिशन है, उसको हमको सेपरेट भी करते चलना है। देर आर सेवरल क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, यहाँ पर यानी कि आप, ये काउंसलर के लिए बताया जा रहा है मॉडल, ठीक है, क्योंकि काउंसलर के पास काउंसलर आया है अपनी समस्या लेके, तो काउंसलर के लिए मॉडल है। यानी कि काउंसलर को अपने आप से कई सवाल पूछने होंगे, जैसे क्या ये एक नैतिक समस्या है, या लीगल है, विधिक है, या कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, या क्लिनिकल प्रॉब्लम है। क्लिनिकल प्रॉब्लम यानी कि आपको डॉक्टरी जांच की और प्रिस्क्रिप्शन की तो जरूरत नहीं है। इज इट ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ऑफ दिस, ये भी हो सकता है कि वो इथिकल भी हो, क्लिनिकल भी हो, लीगल भी हो, सारे इसमें डायमेंशंस मिल जाए या दो से ज्यादा मिले। इफ अ लीगल क्वेश्चन एग्जिस्ट बी श्योर टू सीक लीगल एडवाइस, अगर इसमें कोई विधिक क्वेश्चन फंस रहा है, कानूनी बात फंस रही है, तो हमको जरूर कानूनी सहायता लेनी होगी, हमको मतलब काउंसलर को। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जितनी समस्या के बारे में हम सूचना एकत्रित कर सकते थे, हमने सारी एकत्रित करके अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझना है कि एक्चुअली समस्या है क्या। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एसीए कोड ऑफ एथिक्स लगाएंगे। अब एसीए कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताए हैं। तो ये अपने आप में एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है ना। तो आप ऐसे समझिए कि उन्होंने बताया है कि आपको काउंसलिंग जो है उसके संग कॉन्फिडेंशियल रहना है, आपको ट्रस्टवर्दी बनना है, इस तरह से करके बहुत सारा है। तो उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि आफ्टर हैविंग क्लेरिफाइड द प्रॉब्लम रेफर टू द एसीए कोड ऑफ एथिक्स। ये जो लेटेस्ट इनका रिवीजन 2014 में आया है, तो कह रहे हैं कि अगर आपने समस्या को क्लैरिफाई कर लिया है तो आप एसीए कोड ऑफ एथिक्स को रेफर कर लीजिए। ऑल्सो कंसिडर एनी अदर स्टेट और प्रोफेशनल कोड्स दैट में अप्लाई टू यू, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई कोड उसमें एप्लीकेबल हो सकता है तो उसको भी देख लीजिए। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट रिजॉल्व बाई रिव्यूइंग द एसीए कोड ऑफ एथिक्स देन यू हैव ए कॉम्प्लेक्स इथिकल डायलेमा। वो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है जब आप इसमें एसीए का कोड लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आपका जो डायलेमा है वो एक जटिल इश्यू है एंड नीड टू प्रोसीड विद फर्दर स्टेप्स, और आपको आगे के स्टेप्स पे भी जाना होगा।
तो आगे का स्टेप क्या है? डिटरमाइन द नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ डायलेमा, यानी कि जो डायलेमा आपके काउंसिली के पास है उसकी प्रकृति और आयाम सुनिश्चित करने हैं। कैसे सुनिश्चित किए जाएंगे? बहुत सारे हैं, मैंने इसमें से 3 ही लिखे हैं कि एग्जामिन द डायलेमास इम्प्लीकेशंस फॉर ईच ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। जो भी डायलेमा है हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या काउंसिलिंग को निर्णय लेने के लिए छोड़ सकते हैं, ऑटोनॉमी है कि नहीं, जस्टिस हम कर रहे हैं कि नहीं, हम काउंसिलिंग को लाभ पहुंचा रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हम ट्रस्ट वर्दी हैं कि नहीं। ठीक। फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रेलेवेंट प्रोफेशनल लिटरेचर भी पढ़ना पड़ेगा, क्या कि इस तरीके की समस्या लेके कोई कभी पहले भी आया है, उसकी समस्या का क्या समाधान निकाला गया है, एंड ऑल। ठीक है। और देन कंसल्ट विद एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर्स एंड और सुपरवाइजर्स हु आल्सो अबाइड बाय द एसीए कोड ऑफ एथिक्स। और हम जो दूसरे हमारे पीयर ग्रुप हैं, हमारे सहयोगी हैं, जो एसीए कोड ऑफ एथिक्स से जुड़े हुए हैं, उसके नियम मानते हैं, उनसे भी हम अनुभवी हैं, उनसे जरूर हमको कंसल्ट करना चाहिए। देन जनरेट पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब हमको बनाना है एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन कि ये हम कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्म एज मैनी पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन एज पॉसिबल। हम अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हम बाद में देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। अभी सिर्फ हम जितने ज्यादा हम कोर्स ऑफ एक्शन निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। बी क्रिएटिव एंड लिस्ट ऑल ऑफ द ऑप्शंस यू कैन थिंक ऑफ। यहाँ पे हमको थोड़ा क्रिएटिव बनना होगा और जितने ऑप्शंस हम सोच सकते हैं वो सब हमें लिखने होंगे। इवन वंस दैट यू आर नॉट श्योर विल वर्क, वो भी लिख लीजिए जो आपको श्योरिटी नहीं है कि वो काम करेगा। In this brainstorming phase, you want to generate as many potential solutions as possible. इस फेज में हमको यही करना है कि जितने ज्यादा solutions हम निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं। Do not worry about judging and eliminating solutions. आप इस बारे में परेशान मत होइए कि आपके solutions को कोई जज करेगा, उसको हटा देगा। You will evaluate them in the next step. हम खुद ही उसको evaluate करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ हम सिर्फ जनरेट कर रहे हैं। Whenever possible, consult with at least one colleague who subscribes to the ACA Code of Ethics to help you generate options. जहां तक हो सके हमको यहाँ पे अपने किसी कलीग से मदद ले लेनी चाहिए जो ACA Code of Ethics आपकी तरह फॉलो करता हो, तो वो आपको ऑप्शंस जनरेट करने में हेल्प करेगा। चूंकि ये ACA का ही बनाया हुआ मॉडल है, इसलिए वो अपनी कोड ऑफ एथिक्स की को बार बार कोट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टेप्स हैं वो किसी भी काउंसलर के लिए लाभप्रद हो सकते हैं किसी डायलेमा से अपनी काउंसलिंग को निकालने के लिए। देन हमको क्या करना है कि जितना भी हमने कोर्स ऑफ एक्शन चुना है उनके हमको पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं कि ये अगर करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, ये करेंगे तो क्या परिणाम आएगा, ऐसे। Considering the information you have gathered and the priorities you have set, evaluate each option. Each option को मूल्यांकित कीजिए। Being sure to assess the potential consequences for all of the parties involved. और हमको ये श्योर करना होगा कि जितनी भी पार्टीज लगी हुई हैं, इन्वॉल्व हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, करिकुलम मेकर हैं, उन सब के लिए हमको कॉन्सिक्वेंस देखना होगा। Ponder the implications of each course of action for the client, for others who will be affected, and for yourself as a counselor. हर इम्प्लीकेशन को, हर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम सोचें कि हमारे क्लाइंट इसको कैसे देखेगा, दूसरे कौन से लोग हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, और आप काउंसलर की भूमिका में भी आप पे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। इलिमिनेट द ऑप्शंस दैट क्लियरली डू नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स और दैट कॉज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस। उन ऑप्शंस को तुरंत हटा दीजिए जो आपको लग रहा है कि वांछनीय परिणाम इससे नहीं आएंगे, और कभी कभी लग रहा है कि इससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है। Review the remaining options to determine which option or combination of options best fits the situation and addresses the priorities you have identified. इसके बाद जो remaining options बचे हैं, जो options बचे हैं, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि which कौन सा option या कौन सा कई options के combination हमारी situation के लिए best fit हो सकते हैं, और वो priorities जो हमने set की हैं उनको address कर रहे हैं, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। फिर हमने जो कोर्स, मान लीजिए हमने 10 निकाले, 15 निकाले, उसमें से हमने ये चुना, ये वाला ठीक लग रहा है। तो जो ठीक लग रहा है उसको अब इवेलुएट करना है। रिव्यू द सिलेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन टू सी इफ इट प्रेजेंट्स एनी न्यू इथिकल कंसिडरेशन। हमें देखना होगा कि कोई दूसरा नया इथिकल कंसिडरेशन तो नहीं आ जाएगा इसको अप्लाई करने से। तो हमको एक सिंपल टेस्ट है, वो अगर हम इस पे अप्लाई कर दें तो हम इसको बहुत हद तक बच सकते हैं। क्या? जस्टिस, पब्लिसिटी और यूनिवर्सैलिटी। अब जस्टिस क्या है? इन अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ जस्टिस असेस योर ओन सेंस ऑफ फेयरनेस बाय डिटरमिनिंग वेदर यू वुड ट्रीट अदर्स द सेम इन दिस सिचुएशन। जस्टिस का मतलब कि हम फेयर रहें। हम फेयर रहने का मतलब कि हम देखें कि हम क्या उसी तरह लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम उस दिशा में होते तो हम चाहते हैं हमें ट्रीट किया जाए।
तो इस तरह से हमको जस्टिस को के टेस्ट को अप्लाई करना है। फिर पब्लिसिटी, फॉर द टेस्ट ऑफ पब्लिसिटी आस्क योरसेल्फ वेदर यू वुड वांट योर बिहेवियर रिपोर्टेड इन द प्रेस। पब्लिसिटी के लिए आप ये देखिए कि क्या आपको लगता है कि आपने जो व्यवहार किया है, आप जो कोर्स ऑफ एक्शन निकाल रहे हैं, उसको अगर प्रेस में रिपोर्ट कर दिया जाए तो ठीक होगा, या प्रेस में रिपोर्ट करने लायक नहीं है, तो ये पब्लिसिटी का इश्यू हो गया। और यूनिवर्सैलिटी यानी कि सार्वत्रिकता, यानी द टेस्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी आस्क्स यू टू असेस वेदर यू कुड रिकमेंड द सेम कोर्स ऑफ एक्शन टू अनदर काउंसलर इन द सेम सिचुएशन। यानी कि आप इसमें ये चेक कीजिए कि आपने जो कोर्स ऑफ एक्शन बनाया है, क्या कोई दूसरे काउंसलर उसको किसी दूसरी या मिलती जुलती सिचुएशन में यूज कर सकती है। तो ये यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सैलिटी का मतलब उसकी यूनिवर्सल अपील है कि नहीं। तो इन 3 पॉइंट्स पे अगर हमारा कोर्स ऑफ एक्शन फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अपना लीजिए। इफ यू कैन आंसर इन द अफर्मेटिव टू ईच ऑफ द क्वेश्चन सजेस्टेड बाय स्टैडलर, दस पास, यानी कि आपके जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसने जस्टिस का टेस्ट भी पास कर लिया, पब्लिसिटी का भी, यूनिवर्सैलिटी का भी, तो हम इस कोर्स ऑफ एक्शन को चुन सकते हैं और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। और तब इम्प्लीमेंट कर दीजिए। स्ट्रेंथन योर रिजॉल्व टू अलाउ यू टू कैरी आउट योर प्लान। जस्ट बिकॉज इट इज द राइट डिसीजन डज नॉट मीन इट विल बी इजी टू इम्प्लीमेंट। सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है ये सही निर्णय है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होगा। टेकिंग मतलब किसी दूसरे को गलत लगेगा कि आपने ये कैसे चुन लिया। टेकिंग द एप्रोप्रिएट एक्शन इन एथिकल डिलेमा इज ऑफन डिफिकल्ट। वैसे भी किसी नैतिक दुविधा में जब आप होते हैं, तो जब आपके लिए निर्णय लेना हमेशा ही कठिन होता है, और सही निर्णय लेना तो और कठिन होता है। After implementing your course of action, it is a good practice to follow up on the situation to assess whether your actions had the anticipated effect and consequences. जब हमने अपने कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये एक अच्छी आदत होती है कि हम उसका फॉलो अप भी लें। हम देखें कि जो हमने एक्शन चुना है ना, उसका क्या एंटिसिपेटेड इफेक्ट है, या क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं आगे आने वाले सालों में। ओके, तो ये एक फ्रेमवर्क है या मॉडल है इथिकल डिसीजन मेकिंग का, जो एसीए ने पब्लिश किया है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, कोट किया जाता है, लोग इसको फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करके आप अपनी डायलेमा से बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।